लाइए, कहाँ थे हम? पैरेललोग्राम ही चल रहा था ना, समांतर चतुर्भुज। ओके, कौन से क्वेश्चन पर थे? 30। ट्वेंटी 29 हो गया था, ठीक है। 30 क्वेश्चन नंबर 30, पैरेललोग्राम। लो एक कॉपी दे दो मेरे को, एक शीट दे दो, पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30। The sides of a parallelogram are 12 and 8 centimeter and one of the diagonal is 10 if D is the length of other diagonal। देखिए, ध्यान दीजिए, ये एक पैरेललोग्राम है, इसकी साइड्स क्या दी है हमें? 12 और 8 है ना, 12 and 8। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब इसमें जो है एक डायगोनल कितना दिया? 10। यदि एक डायगोनल 10 है तो दूसरा कितना? दूसरे को D बोला है। क्या बोला है? दूसरे को D। ये D का वैल्यू क्या होगा? तब सुनिए मेरी बात ध्यान से। कहानी कुछ यूं है कि पैरेललोग्राम में एक थ्योरम काम करेगी, ABCD चारों साइड के स्क्वायर का सम ऑलवेज इक्वल्स टू डायगोनल के स्क्वायर का सम। मैं बता चुका हूं, हर एक क्वाड्रिलेटरल में ये प्रॉपर्टी काम करती है। AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर है ना, चारों साइड के स्क्वायर का सम ऑलवेज इक्वल्स टू डायगोनल्स के स्क्वायर का सम। क्लियर है इतनी बात? है ना, ठीक है। तो अब देखिए, कहानी ऐसी है कि चारों साइड ले ले तो 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। ये 144, 144, 288, 64, 64, 128, 128 प्लस 288 टोटल जोड़ लेते हैं 16, 416। और इधर क्या है? 100 प्लस D स्क्वायर, तो 316 का स्क्वायर रूट। 316 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 316 का स्क्वायर रूट आएगा, 316 के ठीक पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन होता है? 17। 289 रूट 289 होता ना इसके पहले, जिसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 17। और इसके ठीक बाद 324, जिसका क्या होता है? 18। एक तरफ 17, पीछे 17 और आगे 18, यानी कि इसका वैल्यू 17 और 18 के बीच में कहीं लाई करेगा क्या? रूट 316 का वैल्यू 17 और 18 के बीच में लाई करेगा ना कहीं, है ना। तो 17 और 18, ठीक है, 17 और 18 के बीच में। अब ऑप्शंस देखो जरा इसका। एक मिनट, इसमें दिख नहीं रहा है, इधर लिख देता हूँ। D बराबर रूट 316, तो रूट 289 17 होता है और रूट 324 क्या होता है? 18। अब देखो 289 324 के बीच में, यानी कि इसका वैल्यू 17-18 की रेंज में आएगा। अब कौन से ऑप्शन में 17-18 के बीच का वैल्यू रेंज में आ जा रहा है? ऑप्शन डी, दिल्ली। अल्लाह, पहला ऑप्शन क्या है? D लेस देन 8। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको? तो लेस देन 8 तो है नहीं, फेल। पॉइंट बी क्या बोल रहा है? 8 से बड़ा 10 से छोटा, मतलब 8 से 10 की रेंज में। तो क्या 8 से 10 के अंदर आएगा D? नहीं, D तो 17 साढ़े 17 के आसपास है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? 10 से बड़ा 12 से छोटा, ये भी गलत है। 10 से 12। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है? 12 से बड़ा। सही है ये? हमारा डी 12 से बड़ा है या नहीं? तो डी हमारा 12 से बड़ा है। ऑप्शन डी करेक्ट है, डी ग्रेटर देन 12। क्लियर है क्या? ठीक है, आगे चलते, कॉपी करो जल्दी से इसको।
हो गया? ठीक, आगे चलते हैं। मिटा दो इसको? ठीक। 31 31 31 LMNP be a parallelogram, NR perpendicular to LP. ध्यान देना इसके स्ट्रक्चर के डिजाइन में। LMNP ऐसे बनाओ तो NR परपेंडिकुलर टू LP दिखेगा आपको। यदि आपने ऐसे बना लिया LMNP इधर, तो अब NR परपेंडिकुलर टू LP, LMNP NR, यदि LMNP ऐसे नाम दिया तो क्या बोला? NR परपेंडिकुलर है किसके? LP के। तो NR LP पे कैसे डालोगे? दिक्कत आ जाएगी ना। इस LP पर यदि NR डालोगे तो ऐसे डालना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी तकलीफ आ जाएगी। इसी को शिफ्ट करके आप इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दो सीधे। समझ आ रही बात? मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ना दो लाइन के बीच का। क्लियर? ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। क्लियर? LMNP इधर लिख लो तो NR सीधे परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम के अंदर ही आ जाएगा ना, तो इजी रहेगा। मतलब क्वेश्चन की भावनाएं ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए है। ठीक है? यदि ऐसा स्ट्रक्चर आप बनाओगे ना तो इसमें एरिया को डिजाइन नहीं कर पाओगे, आपका पर्पस सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि सवाल का इंटेंशन कैसा है। कुछ कुछ सवालों में ऐसे उलझ सकते हैं आप, तो आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो LMNP है और NR किसके परपेंडिकुलर है? LP के। क्लियर? अभी क्या बोला उसने कि एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 6 टाइम्स द एरिया ऑफ RNP। RNP का जो एरिया है इसकी तुलना में पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या है? 6 गुना। ट्रेंगल RNP की तुलना में पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या है? 6 गुना। और RP का वैल्यू दिया है ना शायद 6। ये RP कितना दिया है आपको? 6। और क्या मांगा है हमसे? LR। R पे 6 दिया है और हमें निकालना है LR। ये सवाल है। अब ध्यान दीजिए आप, ठीक है? इसका 6 गुना है ये पूरा, मतलब ये RNP का 6 गुना। तो RNP का एरिया क्या लिख दे? 1। इस RNP का एरिया क्या है? 1। और इसकी तुलना में पूरे का 6 गुना है, तो 6 में से 1 गया तो ये 5 बचा, पूरा बचा हुआ ये 1 है। और LMNP पूरा कितना है? 6। तो 6 में से 1 गया तो कितना बचा? ये 5। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक। अब इधर देखें आप, थोड़ा सा एक और व्यू लेते हैं हम इसका। LMN और P। अच्छा, पैरेललोग्राम में एरिया इक्वली डिवाइड होता है। टोटल एरिया 6 है, तो क्या 3-3 बांट दें? बांट सकते हैं या नहीं? 3-3। तब ये चीज हम यहीं पे करेंगे। इसके इधर का एरिया पूरा 3 है क्या? तो ये 2 बचा क्या? 3-3 6 ना, तो ये पूरा एरिया क्या है? 3। यदि ये 3 है और ये 1 है तो यहाँ 2 बचा, पूरा 6 है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? क्लियर है डिजाइन? अब एक डिजाइन आपने पढ़ी थी, बेस एरिया ही, बेस का रेशियो ही एरिया का रेशियो होता है। इस डिजाइन में बेस का रेशियो एरिया का रेशियो होता है। यदि एरिया का रेशियो 1 से 2 है तो बेस का रेशियो 1 से 2 होगा। मतलब इस साइड की तुलना में ये वाली साइड डबल, तो ये वाली साइड आपको 6 दी है, 6 तो ये 12 हो जाएगी क्या? 1:2। साइड का रेशियो भी 1:2 हो जाएगा या नहीं? तो 1 बराबर 6 तो 2 बराबर RL का मान क्या आ जाएगा? 12। तो आंसर आएगा आपका 12। क्लियर है? लिखिए जल्दी से इसको, आंसर 12।
हो गया। अच्छा, हिंदी नहीं लिखी इसके बाद की? 31 तक लिखवाई थी हिंदी, 32 से नहीं लिखवाया? ठीक है, अभी सुनो, 32, 33, 34, 35, 36 ये पांचों होमवर्क में जाएंगे, आपके खुद से करना है ना। 35वां सवाल जो है नहीं करना, सारे करना, सारे होमवर्क में, ठीक है। और इनका हिंदी में थोड़ी देर बाद लिखवाता हूँ। अभी आप आ जाओ रेक्टेंगल पर, आ जाइए रेक्टेंगल आयत। पांचों सवाल खुद से करेंगे, लास्ट में हिंदी लिखवा दूंगा इनका, है ना। नहीं आएगा तो कल बताऊंगा। रेक्टेंगल पर आ जाइए, आयत। रफ कर दूं क्या इसको? ठीक है। रेक्टेंगल रेक्टेंगल मतलब होता है आयत। क्या होता है रेक्टेंगल? सबसे इजी स्ट्रक्चर, सबसे कॉमन स्ट्रक्चर। ये क्लास आपकी रेक्टेंगल है, आधार आपके कमरे घर के रेक्टेंगल है ना। तो रेक्टेंगल मतलब ये ऐसा सब 90 डिग्री 90 डिग्री पर होगा। ये इसके डायगोनल विकर्ण बराबर होंगे। आपको दिख रहे हैं इसके विकर्ण बराबर है? देखो ना, एक ही जैसा बन रहा है ना, दोनों सीधा खड़ा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिमेट्रिकल फॉर्म है। तो दोनों विकर्ण हमेशा क्या होंगे? बराबर, और बराबर बटेंगे भी। यानी कि ये 5 5 है तो ये भी क्या होगा? सब चारों टुकड़े हमेशा बराबर। ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, ठीक है। ये लंबाई कमरे की और ये कमरे की चौड़ाई। और एरिया का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है इसका? लंबाई गुणित चौड़ाई, L इंटू बी। और एक होता है परिमाप, यानी कि पेरीमीटर। पेरीमीटर मेंसुरेशन में पढ़ोगे आप। पेरीमीटर यानी कि किसी भी घिरे हुए चित्र की बाउंड्री की टोटल लेंथ। तो L प्लस बी प्लस L प्लस बी, तो बताओ 2 टाइम्स L प्लस बी हुआ क्या? तो पेरीमीटर किसे बोलते हैं? घेरे के बाउंड्री की टोटल लेंथ। जोड़ लो, सब समेट लेना है। तो 12 प्लस बी है ना। और डायगोनल विकर्ण, विकर्ण कैसे बनाओगे? पाइथागोरस लगा लो। ये L है, ये B है, इसमें पाइथागोरस लगा लो आप। तो ये लंबाई अपने आप √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा क्या? पाइथागोरस लगाइए। इसको मान लीजिए विकर्ण को D, डायगोनल। तो D स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा क्या? और स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा। तो डायगोनल का वैल्यू क्या होता है? विकर्ण मतलब कि डायगोनल, डायगोनल होता है √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डायगोनल होता है ना। बस काफ़ी इतना ज्ञान। चलो बाकी हम देखते जाएंगे। इसको ऊपर लिख देता हूँ, इसमें दिख नहीं रहा है। डायगोनल, डायगोनल मतलब कि विकर्ण, √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या होता है? विकर्ण एक दूसरे को बराबर बांट भी रहे हैं और बराबर भी है, पूरे पूरे भी बराबर है। आई बात समझ में है ना? सब बराबर है, ठीक है। और ये चारों एरिया बिल्कुल बराबर है। ये 5 5, ठीक है ना। और यदि हम बात करें, है ना, ठीक है, चारों एरिया बराबर है क्या? चारों एरिया, हाँ चारों एरिया बराबर है, ठीक है। देखिए कैसे बराबर है चारों एरिया, देखिए 1 2। अच्छा है, दोनों एरिया बराबर है क्या? L L B B, इसको D बोल दो। तीनों तीनों भुजाएं बराबर है, दोनों एरिया बिल्कुल बराबर है या नहीं? बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब ये दोनों एरिया बराबर है। अब यहाँ से यदि हम देखें, AC लाइन डालें तो बताइए बराबर बटेगा D/2 D/2 बटेगा D/2 D/2। बेस सेम है तो एरिया भी सेम हुआ दोनों का, हुआ या नहीं? ठीक है। तो इन दोनों का एरिया, यदि इसका एरिया A बोलो तो ये भी A हुआ क्या? बोलो हुआ या नहीं? बेस सेम तो एरिया भी सेम, A। अब ये 2A हुआ टोटल एरिया। यदि ये 2A है तो ये भी 2A है क्या? क्योंकि डायगोनल से बराबर बढ़ता ना एरिया, अभी बताया था तीनों साइड बराबर, एरिया बराबर। ये भी 2A और 2A में से दोनों में बराबरी से बटेगा,
क्योंकि बेस सेम है तो दोनों का एरिया सेम रहेगा। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, चारों एरिया बराबर बढ़ते हैं, ऑल 4 एरियाज आर इक्वल। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सवाल करेंगे सब हो जाएगा, सरल टास्क है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रेक्टेंगल का, अच्छा क्वेश्चन है पहला वाला। देखो जरा पढ़ लो 2 मिनट, फिर मैं बताता हूँ। इसको लिखना हो लिख लो अपने हिसाब से थोड़ा सा। कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना, है ना। क्या दोनों? हाँ सेम, बिल्कुल सेम। क्यों सेम? सेम ट्रेंगल है ना, दोनों सेम ट्रेंगल है। ये एक राइट एंगल ट्रेंगल बनेगा एल बी का, एल बाई बी का राइट एंगल ट्रेंगल है। क्लियर? अब दूसरा डायगोनल इधर बना लो ऐसे, इधर पे। ये भी एल बाई बी है या नहीं? एल बाई बी सेम एंगल, एल बाई बी सेम एंगल, तो अपोजिट साइड अपने आप दोनों की इक्वल आएगी, डायगोनल्स इक्वल है। हाँ, इसमें क्या होता है देखिए, पैरेललोग्राम की ही संतान है ये एक प्रकार से। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड बराबर और पैरेलल, तो यहाँ भी अपोजिट साइड बराबर है, साथ ही साथ पैरेलल भी है। अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल। यदि अपोजिट साइड बराबर हो तो अपने आप पैरेलल ले लो फ्री में, और यदि अपोजिट साइड पैरेलल हो तो अपने आप बराबर ले लो। पैरेलल तो बराबर भी हो गई, और यदि बराबर है तो पैरेलल हो गई, तो यहाँ इक्वल है। और सीधी सी बात है यार, आप ये चीज़ देखो ना, सुनो मेरी बात। जब आप ऐसे बना रहे हो, ये भी 90 ये भी 90 है या नहीं? दोनों मिला के 180 हो रहे हैं क्या? जब दो लाइन के बीच के ऐसे दो एंगल 180, दोनों लाइन पैरेलल होती है, मतलब ये रेल की पटरी का रोल प्ले कर रहे हैं। क्योंकि ये तो रेल की पटरी में एक डंडा रखने से ही होता था ना केवल, कि दोनों एंगल मिला के क्या होते हैं 180, मतलब कन्फर्मेशन ऑफ रेलवे लाइन। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो दोनों 180 तो कन्फर्मेशन ऑफ रेलवे लाइन, और इधर भी 90-90 दोनों 180 है, तो दिस इज ऑल्सो कन्फर्मेशन ऑफ रेलवे लाइन। तो ये भी रेलवे लाइन, ये भी रेलवे लाइन, तो दोनों क्या आपस में पैरेलल। तो जब इक्वल रखते हो तो ऑटोमेटिकली पैरेलल होती है। छोटी छोटी बारीक बारीक बातें आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी, है ना। और क्या क्या हो सकता है इसमें, और बता देता हूँ क्या क्या याद आ रहा है मेरे को। बहुत सरल सा सवाल वाइज सवाल चीज़ें निकलती जाएंगी और हमारे सामने, है ना। कुछ रह गया होगा तो अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आएंगे। क्या आंसर है 1 का? आया क्या किसी का? 3√2। क्या बात, देखते हैं। देखते हैं। मिटा दूं क्या इसको? देखो, चलो देखो, है ना क्या है कहानी। क्वेश्चन नंबर 1। अब एक प्रॉपर्टी में आपको बता देता हूं, रेक्टेंगल की एक और प्रॉपर्टी लिख लो। रेक्टेंगल के अंदर जो है, रेक्टेंगल के अंदर कोई भी रैंडम पॉइंट ले लो, कोई भी रैंडम पॉइंट आप ले लीजिए, एनी पॉइंट कहीं भी ले लो, यहां ले लो, और इस पॉइंट को सारे वर्टेक्स से मिला दो,
जैसे ये है ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है ना, आयत, ठीक है, और इसको मान लो ओ पॉइंट है, आई बात समझ में। इससे इसके स्क्वायर का सम ऑलवेज इक्वल्स टू इससे इसके स्क्वायर का सम। प्रूव करके बताता हूं कैसे बना है ना। ये ब्लू ब्लू के स्क्वायर का सम ब्लैक ब्लैक के स्क्वायर के सम के बराबर। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, दो क्वेश्चन है इसके ऊपर आपके, इसमें ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, कहीं भी हो पॉइंट मैटर नहीं करता। क्लियर? प्रूव कर लेते इधर पे, देखिए जरा। ए बी सी और डी है ना, कोई भी पॉइंट ले लिया ओ, ठीक है, इसको मिला देते हैं सभी जगह ऐसे करके, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ध्यान देना, इसको यहाँ से मिलाओ ऐसे और इसको यहाँ से मिलाओ ऐसे। ये लाइन डाली मैंने इसके पैरेलल, समझ आ रही बात, और ये लाइन डाली मैंने इसके पैरेलल, और इसको यहाँ तक मिलाओ सीधा, ये लाइन इसके पैरेलल है, और इसको भी आप यहाँ तक मिला दें ऐसे करके, ये लाइन इसके पैरेलल है। आई बात समझ में? अब आप ध्यान देना, ये दोनों एरिया बराबर है, बताओ। ये एक रेक्टेंगल हुआ क्या, लाल कलर वाला, तो क्या है दोनों एरिया बराबर है? एरिया बराबर है या नहीं? अरे मैं कहाँ एरिया बराबर, एरिया थोड़े ना बराबर करना है यार, मैं कुछ और बताने लग गया। हटाओ इसको, हटाइए, सुनिए मेरी बात, है ना। ऐसा है कि देखो, ये रेक्टेंगल है रेड वाला, है ना, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल, है ना। अपोजिट साइड इक्वल होती है। यदि ये वाली साइड आपकी ए है तो क्या ये भी ए है क्या? और यदि ये इतना छोटा टुकड़ा बी है तो क्या ये टुकड़ा भी बी है क्या? ए ए बी बी, समझ आई बात? क्लियर है। और ये ए है तो क्या ये भी ए है क्या? इतना, ये भी सेम रेक्टेंगल है ना एक, और इसको हम नाम दे देते हैं सी। मिड पॉइंट तो नहीं था ना जो बराबर होंगे बी बी, ये सी है तो ये भी क्या हो गया? सी। ये भी एक रेक्टेंगल है, ए ए ए, ये सी तो ये भी सी। क्लियर है क्या इतनी बात? अब ये सी है तो ये भी सी है क्या? और ये बी है तो ये भी बी है क्या? क्लियर इतनी बात है ना। अभी एक और ले लेते हैं डी, ये वाला सेक्शन क्या मान लेते हैं? डी। ये डी तो क्या ये भी डी है क्या? और ये भी क्या है? डी। क्लियर इतनी बात? ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे 4 जगह। जैसे इसको नाम दे देते हैं ओ, ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ क्या? इस ट्रायंगल में आ जाओ, ओ ए स्क्वायर, या तो इसमें आ जाओ या फिर इसमें, किसी भी एक में। ओ ए स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहा हूं, ये राइट एंगल है, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओ ए, इन चारों को लेना है हमें, 1 2 3 और 4, इन चारों को लेना है, ठीक है। तो ओ ए स्क्वायर का तो वैल्यू हमने निकाल लिया, अब ओ बी स्क्वायर का निकालेंगे। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस ट्रायंगल में आ जाओ। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओ बी स्क्वायर मत लो, रुको, पहले ओ सी स्क्वायर ले लो। ओ सी स्क्वायर के लिए ये वाला ट्रायंगल ले लें आप, ओ सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ओ बी ले लो, ये वाला, ये चारों जिगजैग वाली लाइन लेनी है ना। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्लियर। और उसके बाद ओ डी, ओ डी स्क्वायर के लिए आप ये वाला ट्रायंगल ले लो, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आप क्या करो, एक बार इन दोनों को ऐड करो और एक बार इन दोनों को ऐड करो। आई बात समझ में? ठीक है। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखो ना, हो गए ना बराबर, इक्वल है क्या? ए बी सी डी चारों आ गए, इसमें भी ए बी सी डी चारों आ गए। यदि आर एच एस इक्वल है तो दोनों का एल एच एस का सम भी इक्वल हो जाएगा, या फिर आप जोड़ के कर लो, जगह थोड़ी सी कम है, चलो जोड़ देता हूँ। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर
इज इक्वल टू, जोड़ दे, LHS ऐड किया तो RHS भी ऐड होंगे इधर पे, तो ABCD चारों आ गए, लाइन से लिख देता हूँ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, इधर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर, ये भी ABCD आ गए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, RHS बराबर इन दोनों के, तो LHS इक्वेट कर सकते हैं, तो बन जाएगा ये रिलेशन, ठीक है ना। तो क्या सीखा हमने, रेक्टेंगल में किसी भी पॉइंट से चारों वर्टेक्स को मिलाओ, अपोजिट लाइन के स्क्वायर का सम, पड़ोस पड़ोस की मत लेना, है ना, इसका डायरेक्ट पीछे वाला, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऑलवेज इक्वल्स टू इसका और इसके स्क्वायर का सम। अब कर दीजिए क्वेश्चन सॉल्व, वो वाला पहला वाला। पहला भी कर देना, चौथा भी कर देना। हाँ बना आंसर, पहले का आंसर बना क्या किसी का, 3√2 आ रहा है, अच्छा
आया पहले का आंसर क्या है? और वो चौथे का दिख रहा ना, सेम प्रॉपर्टी का यूज है उसमें, है ना। चलो इसके बाद जो है सेकंड पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाओ, 2 पर। क्या आंसर है 2 का? आया? दूसरे का आया आंसर कितना? 4/5। सही, बहुत बढ़िया। पहला वाला सवाल ऐसे ही किया था क्या? पाइथागोरस लगा लगा किया था आपने, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 मिटाओ इसको, है ना। सेकंड नंबर का क्वेश्चन, ABCD इज अ रेक्टेंगल वेयर द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ AB एंड BC 3:2। देखो ये रहा रेक्टेंगल ABCD, ABCD का ABBC का रेशियो 3:2 है। तो काम करें 3x 2x मान लेते हैं, 3:2 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ABBC का रेशियो 3:2, ठीक है, 3:2 है ना। तो 3x और 2x मान लेते हैं ना, ठीक है। अब आगे क्या बोला? P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है P, ये 3x है ना, ठीक है, और ये 2x, तो 1.5x बटेगा क्या? तो एक काम करें, डेटा डबल कर लें, x मत लो, रहने दो फालतू, ये 2 ये 3 और 1.5, तो एक काम करें डबल डबल कर लें, 1.5 का डबल 3, 3 और 4। तो अब हम डेटा को मॉडिफाई करके कर लेते हैं 3, 3 और 4, ये ब्लू कलर पे देखना अभी। अब ये CPB के बारे में कुछ बोला है ना इन्होंने, ट्रायंगल CPB का जिक्र है ना, सॉरी एंगल CPB निकालना है, साइन ऑफ इसका साइन थीटा, थीटा की जगह कौन है? CPB, यानी कि ये वाला एंगल लिया है। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो 3, 4 के हिसाब से 5 आ जाएगा ट्रिपलेट पाइथागोरस से। तो साइन CPB ये है ना CPB, तो साइन CPB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5, तो आंसर 4/5 आ जाएगा ना, ठीक। कोई कंफ्यूजन हो पूछ लेना, तीसरे पर आ जाते। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो, है ना, फटाफट, इजी चीज़ें हैं, रेक्टेंगल में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको।
थर्ड क्वेश्चन करना है जिसका हो जाए। थर्ड का क्या आंसर है? अच्छा क्वेश्चन है थर्ड। रेक्टेंगल की ऑप्शन बताओ आप तो। बी वाला, ए लेस देन बी, बी और सी दोनों मिला के आएगा। ए लेस देन इक्वल टू बी, ये एग्जैक्ट आंसर उसका होना चाहिए। ठीक है, बताता हूं मैं, क्योंकि रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो जिस केस में रेक्टेंगल पैरेललोग्राम दोनों सेम हो गए तो एरिया सेम भी तो हो सकता है ना। रेक्टेंगल इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। ये रेक्टेंगल जो सामने दिख रहा है पैरेललोग्राम भी है, इक्वल भी हो सकता है और पैरेललोग्राम लेस देन रेक्टेंगल। तो ए लेस देन इक्वल टू बी, ये एग्जैक्ट रिलेशन बनना चाहिए। हाँ हो गया, मिटाओ इसको। चलो देखो आगे तीसरा। तो अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम की केमिस्ट्री आपको समझ आनी चाहिए पहले। चलो देखो, पैरेललोग्राम की बात करते हैं। ये पैरेललोग्राम देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? अपोजिट साइड पैरेलल, बस इतनी सी बात। लेकिन साथ ही साथ अपोजिट साइड बराबर भी हो जाती है ना। ठीक है, अब इसका एंगल थोड़ा सा और, मतलब आपने क्या किया, आवाज थोड़ी धीमे 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 बोलो। हाँ देखिए, आपने क्या किया, यहाँ पे दो लकड़ियां ली, एक लेंथ ए की, ए की बजाय हम मान लेते हैं आपने 10-10 मीटर की दो रॉड ली, दो लकड़ियां ली जो भी, और एक लिया आपने 8-8 मीटर का, 6-6 मीटर का, 6-6 मीटर का लिया। आई बात समझ में? इनको कॉर्नर कॉर्नर से ऐसे बांध दिया आपने, एक फ्रेम बना दी चतुर्भुज वाली। समझ आ रही है बात क्या कर रहे हैं? बिल्कुल प्रैक्टिकल। 10-10 मीटर की दो लकड़ियां लो, उनको सामने सामने रखना है और 6-6 मीटर का ऐसे रखना है, और दोनों को कॉर्नर से रस्सी से बांध दिया आपने, और ये फ्रेम बना के फेंक दिया जमीन पर। समझ आ रही बात? अब ये फ्रेम हो सकता है इतने कोण पे झुका हो, या फिर किसी ने पैर से उसको पुश कर दिया तो हो सकता है वो फ्रेम थोड़ा और झुक गया हो। सेम फ्रेम ऐसे झुक गया हो, ये भी हो सकता है या नहीं? अरे इसी को ऐसे मारोगे तो हो जाएगा ना, और मारोगे तो और नीचे आ जाएगा। बट लेंथ तो वही है ना, 10/6। समझ रहे हैं क्या बात को? वही फ्रेम है सेम, ये भी वही रोड है और ये भी वही रोड है, उसी को बस आपने ऐसे थोड़ा सा पुश कर दिया नीचे, तो एंगल कम हो गया उसका। बट बोथ आर पैरेललोग्राम। आई बात समझ में? क्लियर? अब कोई एक और आया, उसने और जोर से लात मार दी, तो देखो ये देखो, अभी ये इतना झुक गया बेचारा। अब कोई कितना झुकेगा बताओ? ये देखो, ये इतना झुक गया ऐसे करके। ये भी वही फ्रेम है सेम, वही 10 मीटर है, तीनों एक ही चीज है, और ये 6 ज़्यादा जोर से मार देगा, चिपक ही जाए, पैरेललोग्राम का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा हमारा, है ना। अब ये एंगल जैसे ब्लैक वाला ऐसा है, किसी ने इधर से लात मार दी तो हो सकता है और सीधा खड़ा हो जाए, हो सकता है या नहीं? एक और कलर है मेरे पास, एक और बन जाएगा देखो, और हो सकता है ऐसे, ये ऐसे हो सकता है, ऐसा है ना। इधर से किसी ने पुश किया तो और सीधा खड़ा हो जाए ऐसे करके, है ना। ऐसे करके ये भी वही पैरेललोग्राम है 10/6 का। बोलो है या नहीं? ठीक है। अब क्या है कहानी, आप चाहो तो इसको ऐसे भी झुका सकते हो इधर पे, अच्छा, और थोड़ा सा पुश करके इसको स्ट्रेट भी खड़ा कर सकते हैं आप। जब स्ट्रेट खड़ा कर देंगे, ये एंगल बढ़ाते 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 90 डिग्री का कर देंगे तो उसको हम रेक्टेंगल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल भी किसका पार्ट है? पैरेललोग्राम का। जब पैरेललोग्राम को 90 डिग्री पर खड़े कर देते हो तो उस डिजाइन को स्पेसिफाई करके क्या नाम दिया गया? रेक्टेंगल। बट रेक्टेंगल भी क्या है? पैरेललोग्राम। आई बात समझ में? लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाओगे एरिया बढ़ता जाएगा। पेरीमीटर तो सेम है, अरे फ्रेमिंग लकड़ियां तो सेम है, घेरा तो सेम है, परिमाप तो सबका सेम है। 10-10 6-6, 10-10 6-6, 10-10 6-6, 20-12 32। बताइए परिमाप कितना है? 32। सबका परिमाप 32 है क्या? कितना ही मोड़ दो परिमाप कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि परिमाप तो पहले लकड़ियां लेके आप फिक्स कर चुके हो, 10/10 और 6/6 की। क्लियर? पेरीमीटर सेम है बट एंगल चेंज करने पर एरिया बदलता जाएगा। कैसे बदलता जाएगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल
ये एक ऐसा, दिस इज अ पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल दिख रहा होगा बट ये क्या है, पैरेललोग्राम। यदि इसको ऐसे करके जोर से पुश कर दिया तो ये बेचारा सो जाएगा जमीन पर। किसी ने ऐसे करके यहाँ पे ऐसे पैर जोर से पुश कर दिया ना, तो फ्रेमिंग कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। समझ रहे हो क्या बात को? पेरीमीटर अभी भी सेम है, 10 10 6 6, ये भी 10 10 और 6 और 6, पेरीमीटर सेम है। बट आप देखो उसके अंदर की जगह बिल्कुल कम हो गई क्या? यहाँ जगह ज़्यादा थी ना अंदर, आंखों से दिखना चाहिए, लगना चाहिए। ज्योमेट्री छोड़िए, थ्योरी छोड़िए, आप देखो इसके अंदर जगह बिल्कुल कम है कि नहीं है। क्या सीखने को मिलता है कि एंगल जितना कम करोगे एरिया उतना कम होता जाएगा। समझ आ रही बात? और मैक्सिमम एरिया पैरेललोग्राम का कितने डिग्री पे मिलेगा, 90 डिग्री पे। और जैसे जैसे झुकाते जाओगे एरिया घटता जाएगा। या तो इधर झुका दो तो भी एरिया घटता जाएगा, इधर बेंड कर दो तो भी एरिया घटता जाएगा। मैक्सिमम एरिया पैरेललोग्राम का कहाँ पे मिलेगा, रेक्टेंगल पे। आई बात समझ में? अब इस क्वेश्चन में तुलना की गई है रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम की। समझ आ रही बात? अब आप ये बताओ, ये इसी में एक रेक्टेंगल बना दूं मैं। अच्छा रेक्टेंगल अभी इसमें नहीं है ना, इसको और सीधा कर दूं, हरे वाले को, हरे वाले को थोड़ा सा और पुश कर दूं तो रेक्टेंगल बन जाएगा। और कलर तो है नहीं है अब अपने पास ना, एक मिनट रुको, ब्लू से बनाता हूं, ब्लू से। देखो हाँ ठीक है ना। देखा क्या है रेक्टेंगल? ये भी 10 बाई 10 और 6 बाई 6। ये 10 अलग है ना, आप जानते हो ना सब, है ना। 10 बाई 10 और 6 बाई 6। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। ये रेक्टेंगल है, दिस इज एग्जैक्टली रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अच्छा किसका एरिया सबसे ज्यादा है इन पांचों में? रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज्यादा है या नहीं? तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में यदि कंपैरिजन करोगे तो रेक्टेंगल का एरिया पैरेललोग्राम से ज़्यादा निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? रेक्टेंगल का एरिया ग्रेटर देन पैरेललोग्राम। आई बात समझ में? आप एरिया के फॉर्मूले के बेसिस पर भी प्रूव कर सकते हो, बता दूंगा मैं आपको, है ना। तो रेक्टेंगल का एरिया हमेशा पैरेललोग्राम से क्या होता है, ज़्यादा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑलवेज ग्रेटर देन एरिया ऑफ पैरेलल। लेकिन ये तुलना तब करोगे जब परिमाप सेम हो, बाउंड्रियां क्या हो, सारी सेम, तभी तो तुलना करोगे ना। समझ आ रही बात? ठीक है। अब एक की बाउंड्री आप ले लो 10 10 6 6, और एक की बाउंड्री ले लो 1 1 करोड़ और 2 2 करोड़, तो क्या एरिया की तुलना हो पाएगी क्या फिर? तो रेक्टेंगल, दो स्ट्रक्चर के एरिया की तुलना तभी हो पाएगी जब उनकी बाउंड्रीज क्या हो, सेम, तभी तो तुलना करेंगे ना, किसमें एरिया ज़्यादा मिलेगा। अच्छा एक चीज़ आप समझो, बचपन में जब आप खेल खेलते थे तो हमेशा गोला ही बनाया आपने? अरे हाथ पकड़ के गोला ही बनाते थे, कभी रेक्टेंगल नहीं बनाया? बचपन में जब हम खेल खेलते थे तो हाथ पकड़ के गोला ही बनाते थे नेचुरली, वहाँ तो कोई ज्योमेट्री पता नहीं थी। क्यों रेक्टेंगल नहीं बनाया, क्यों स्क्वायर नहीं बनाया, क्यों त्रिभुज नहीं बनाया, गोला ही क्यों बनाया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट गोले में एरिया मैक्सिमम मिलता है। उसी बाउंड्री को यदि त्रिभुज का आकार दोगे, इसे 3 साइड बना के हाथ पकड़ के, तो एरिया कम मिलता है। सबसे ज़्यादा एरिया किस डिज़ाइन बनाने पे मिलता है? सर्कल एरिया इज मैक्सिमम। समझ आ रही बात? सर्कल के बाद फिर कंपैरिजन होता है रेक्टेंगल में, स्क्वायर में। सर्कल के बाद अच्छा स्क्वायर और रेक्टेंगल में किस में एरिया ज़्यादा मिलेगा? स्क्वायर में ज़्यादा मिलेगा। जो स्ट्रक्चर सर्कल के नियरर होगा ना, सर्कल के डिज़ाइन के नियरर जो गोलाकार फॉर्म में स्ट्रक्चर होगा, उसमें एरिया ज़्यादा मिलेगा। सबसे यदि आप स्क्वायर और रेक्टेंगल में कंपेयर करो, रेक्टेंगल में एरिया कम मिलेगा, स्क्वायर में आपको ज़्यादा मिलेगा। ऐसे ही बताया, अभी हम याद है, बात करेंगे जो मैं बता रहा हूँ उसमें अच्छे से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑलवेज ग्रेटर देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लेकिन हमेशा नहीं होता। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल भी तो खुद पैरेललोग्राम है। तो जब वही रेक्टेंगल पैरेललोग्राम बन जाएगा तो दोनों का एरिया बराबर भी हो सकता है। ये ब्लू वाला रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है कि नहीं है? मैंने बोला ना, पैरेललोग्राम को सीधा खड़ा कर दो 90 डिग्री पे। पैरेललोग्राम को जब 90 डिग्री पे खड़ा करोगे तो 90 डिग्री पे खड़ा होने के बाद भी तो पैरेललोग्राम ही है ना। लेकिन उसी पैरेललोग्राम को आपने क्या बोला? रेक्टेंगल।
तो रेक्टेंगल ही जब पैरेललोग्राम बन जाए तो दोनों का एरिया सेम भी हो सकता है। यही ब्लू वाला रेक्टेंगल है, यही ब्लू वाला, तो दोनों का इक्वल भी हो सकता है। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के एरिया में रिलेशन क्या बनेगा? ग्रेटर और इक्वल। बड़ा भी है और बराबर भी है। समझ आई क्या बात? क्लियर है? अब देखो अपने सवाल पर आते हैं हम। सुनिए मेरी बात। कौन सा सवाल है आपका? देखो थर्ड वाला सवाल क्या है, पढ़िए जरा उसको। अच्छा है जो मैंने बराबर बोला है, समझ में आई आपको बात? रेक्टेंगल, अच्छा ये बताओ, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। हर एक आयत समांतर चतुर्भुज है, ट्रू और फॉल्स? हर एक आयत एक समांतर चतुर्भुज है। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। अब इसी का इनवर्स, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, फॉल्स। यहां देखो ये लाल वाला पैरेललोग्राम है, लेकिन क्या है? रेक्टेंगल है? नहीं है। तो पैरेललोग्राम इज नॉट रेक्टेंगल। आई बात समझ में? बट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। हर एक आयत आपका समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के ही अंदर से जन्म लिया है आयत। समांतर चतुर्भुज पिताजी है और आयत क्या है? बेटा है। समझ आ रही बात? क्लियर? तो एवरी आयत इज अ समांतर चतुर्भुज। आई बात समझ में? क्लियर? बट उसका इनवर्स सही नहीं होगा। ऐसे करके स्ट्रक्चर का रिलेशन है, ठीक है? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है? अब इसको यदि आप वैसे प्रूव करते हो, सुनिए मेरी बात। जैसे फॉर एग्जांपल, बिल्कुल बेसिक बात करें, बेसिक प्रायोरिटी की। मान लो 10/6 है, क्लियर? और 10/6 का ही एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। 10/6 इसी को बेंड कर देते, पूरा बेंड कर दो, अच्छे से बेंड करो इसको, ये ऐसे करके, है ना? ये भी सेम फ्रेमिंग है, उसी फ्रेम को हमने झुका दिया पुश करके, ठीक है? इसकी तुलना में इसमें एरिया कम मिलेगा, देखने पर लगेगा। यदि अभी भी तुलना ना हो तो और बेंड कर दो, तो देख पाओगे आंखों से कि रेक्टेंगल की तुलना में पैरेललोग्राम को जितना बेंड करेंगे एरिया कंपैरेटिवली घटता जाएगा। क्लियर? इतनी बात ठीक है? अब यदि आप बाई फॉर्मूला जाते हो तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 10 गुणा 6, क्या एरिया इसका? 60। इसके एरिया का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट, दिस इज बेस, बट हाइट पता नहीं है। बेस क्या है? 10। अच्छा इतना तो पता है इसकी हाइट कंफर्म 6 से कम है, 6 से कम है। माना कि इसकी हाइट 5 है, तो इसका एरिया कितना हुआ? 50। बोलो कम है कि नहीं है? सेम फ्रेमिंग है, ये भी 10/6, ये भी 10/6, बट एरिया कंपैरेटिवली लेस हो जाएगा या नहीं? क्लियर? इतनी बात ठीक है? तो रिलेशन समझ में आया, ठीक है? अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन में इनको देना चाहिए था, इन्होंने गलत दिया ऑप्शन। दिस इज नॉट ट्रू। क्या बोला इन्होंने? देखो सवाल क्या बोला है? यदि समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजाएं ए तथा बी का क्षेत्रफल ए तथा ए तथा बी भुजाएं वाले आयत का क्षेत्रफल क्या बोला? बी। दोनों की भुजाएं सेम दी है। पहले आप 2 मिनट पढ़ लो, फिर हम बात करेंगे ना। इसको कॉपी कर लो आप और अपने हिसाब से उस सवाल को सॉल्व करो। क्या ऑप्शन आना चाहिए बताओ मेरे को।
हाँ, क्या हुआ, सोल्व हुआ वो? कौन सा ऑप्शन आंसर है? नन ऑफ दिस। लेकिन कई बार मैं आपको बताऊं क्या हो सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूं सारी समझ। आपने पढ़ लिया सवाल, समझ में आया? यही कहानी है जो मैं बता रहा था। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों का साइड ए बी दिया है ना, कॉमन साइड दिया है कॉमन साइड्स दोनों का है ना। देखिए, और इन्होंने किसके एरिया को ए बोला है? पैरेललोग्राम। देखिए ये है पैरेललोग्राम, ठीक है, और इसकी साइड है ए और बी। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब रेक्टेंगल यदि हम बनाते तो इसी को सीधा खड़ा कर दे बिल्कुल, तो रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना, ठीक है। अब इसी को हम सीधा खड़ा कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपका रेक्टेंगल। क्लियर? अब इन दोनों के एरिया में कंपैरिजन है। इन डिजाइन में कंपैरिजन यदि होता, इन स्ट्रक्चर में कंपैरिजन होता कि 90 डिग्री ये कंफर्म है और ये कंफर्म है लेस देन 90 डिग्री, तो फिर तो इसका एरिया इससे ज्यादा आ जाता। कंफर्म है? आता कि नहीं आता? कैसे आता? यदि हम पैरेललोग्राम का एंगल 90 डिग्री से कम लें तो इसकी तुलना में इसका एरिया ज्यादा आएगा हमेशा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों एरिया ज्यादा आएगा? जिससे पूछूं वही बताना है ना। आप बताओ, इसकी तुलना में इसका एरिया जो दिख रहा है वो, मान लो 90 डिग्री है, सपोज दिस इज 60 डिग्री। लो कंफर्म कर दिया मैंने एंगल, ठीक है। अब तो दोनों का एरिया निकाल सकते हो आप। क्लियर है ना? ठीक है। इसका एरिया और इसका एरिया, किसका एरिया ज्यादा है, इसका या इसका? क्यों ज्यादा है? एंगल ज्यादा है। और कोई तरीका? वैल्यू निकाल सकते हो एरिया की, वैल्यू दोनों की, एरिया की वैल्यू दोनों की निकाल सकते हैं हम। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला था ए बी साइन थीटा, याद है? और इसके एरिया का फॉर्मूला तो केवल लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है ना। तो इसका एरिया ओनली ए इंटू बी यानी कि ए बी, और इसका एरिया ए बी साइन थीटा, और थीटा कितना है? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। तो इसका एरिया है √3/2 ए बी और इसका एरिया है ए बी। अब संघर्ष ये होगा कि दिस इज ग्रेटर और दिस इज ग्रेटर। न्यूमेरिकली कौन ज्यादा बड़ा है? 1.732/2। अब मेरे को ये समझाना पड़ेगा कौन बड़ा है उसमें से। एक काम करो, इसको 30 डिग्री लो, 30 डिग्री लो, 30 डिग्री, 30 डिग्री। अभी कितना आएगा? AB/2 आएगा, आएगा या नहीं? अब बताओ कौन ज्यादा, ये ज्यादा कि ये ज्यादा? ये ज्यादा है ना, ठीक है। तो 90 डिग्री। इसमें भी मैं आपको बताऊं, इसमें भी फॉर्मूला ए बी साइन थीटा ही लगता है, लेकिन थीटा क्या है? 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 1। इसलिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला में साइन थीटा नहीं आता, केवल ए इंटू बी आता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री क्या है? 1 है, वो साइलेंट होता है, तो केवल क्या आता है? ए इंटू बी। बट ये ए बी साइन थीटा, साइन 30 डिग्री क्या है? 1/2। अब आप देख रहे हैं इसका एरिया इससे ज्यादा है या नहीं? और इसके एरिया को इन्होंने कैपिटल ए बोला है पैरेललोग्राम को, और कैपिटल बी। तो आप देख रहे हैं कैपिटल बी इज कन्फर्म ग्रेटर देन ए, या फिर ए इज कन्फर्म लेस देन बी। ए का एरिया 20 छोटा है या नहीं? तो कई बार ये लोग जो सवाल बनाते हैं ना, ये उसके पीछे भावना क्या रखते हैं? एसी वाली, जबकि दिस इज रॉन्ग। एक स्वतंत्र रूप से इस सवाल के उत्तर की बात करें तो इस सवाल का उत्तर है ए लेस देन इक्वल टू बी, क्योंकि ये अकेला ही रेक्टेंगल पैरेललोग्राम दोनों का रोल प्ले कर सकता है। आई बात समझ में? जब आप रेक्टेंगल पैरेललोग्राम दोनों का स्ट्रक्चर यही वाला बना लेंगे तो दोनों का एरिया बराबर भी तो हो सकता है। ये रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है। आई बात समझ में? इसी को 2 बार बना लो तो यही पैरेललोग्राम का रोल प्ले करेगा, उसको ए बोल दो एरिया, और यही रेक्टेंगल का रोल प्ले करेगा, इसको क्या बोल दो? बी। उस केस में ए बराबर बी हो जाएगा जी। 90-90 डिग्री दोनों को रखेंगे तो होगा या नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल उत्तर है दैट इज ए लेस देन इक्वल टू बी। आप टिक करिएगा नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, या फिर ऑप्शन बी और सी दोनों। क्या लिखोगे? बी और सी दोनों। बी में क्या दिया इन्होंने? ऑप्शन बी में ए लेस देन बी दिया है, और ऑप्शन सी में क्या दिया इन्होंने? ए इक्वल टू बी। दोनों मिला के कंप्लीट परफेक्ट आंसर बनेगा इसका। तो अभी इस सिचुएशन में आप इसका आंसर क्या लिखोगे? बी और सी दोनों। बट दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। उनको देना चाहिए था
ए लेस देन इक्वल टू बी। कई बार ये लोग जो क्वेश्चन बनाते हैं ऐसी गड़बड़ हो भी सकती है सवालों में। इन केस एग्जाम में सवाल आए और एग्जाम में सवाल आने पर एग्जाम वाले आपका इसी ऑप्शन को सही माने। किसको माने? इसको, क्योंकि ये बड़ा एक्सेप्शनल केस है कि दोनों एक जैसे होते हैं। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल दोनों सेम भी होते हैं। मेरे को रेयर केस नहीं बोलना चाहिए, उसको भी कंसिडरेशन में लेना चाहिए। नॉलेज की डेप्थ है वो, ज्ञान की गहराई, और वही सही है, ठीक है। लेकिन कई बार सवाल बनाने वाले उस पहलू को ध्यान में नहीं रखते हुए ऑप्शन डिजाइन कर देते हैं और उसी के अनुसार उन्होंने जो सोचा फिर वो ऑप्शन को करेक्ट भी करते हैं। समझ आ रही बात? तो ये प्रॉब्लम एग्जाम्स में हो सकती है, बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इन केस यदि इस प्रकार का सवाल आए, मान लो एग्जाम में इस प्रकार का सवाल आता तो आप क्या करते? नन ऑफ दिस लगाते। और मान लो सामने वाले ने सिर्फ ऐसा ही डिजाइन सोच के सवाल बना दिया, सामने वाले ने सिर्फ इस डिजाइन को सोच के सवाल बना दिया कि पैरेललोग्राम मतलब 90 डिग्री से कम, ऐसा सोचा उसने। क्योंकि हमने तो पैरेललोग्राम आज तक क्या देखा है? नॉर्मली टेढ़ा ही देखा है ना। इसको तो पैरेललोग्राम कभी नहीं देखा। तो एक आम नजरिए से पैरेललोग्राम को ऐसा झुका हुआ और रेक्टेंगल को ऐसा मान के यदि उन्होंने सवाल बनाया तो फिर वो उत्तर कंफर्म क्या देंगे? बट इंडिपेंडेंटली रियलिटी में इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए लेस देन इक्वल टू बी। दिस इज द परफेक्ट आंसर। समझ आ रही बात? लेकिन सवाल बनाने वाला ऐसा मान के भी बना सकता है। समझ आ रही बात? तो वो पहलू भी आपको ध्यान रखना है ना। अब मान लो सवाल वाले ने ऐसा ही सोच के सवाल बना दिया और उसने आंसर ए लेस देन बी मान के सोचा कि ये जिसका आएगा वही सही होगा, बाकी सब रॉन्ग, तो आपका तो गलत हो जाएगा नन ऑफ दिस में। फिर तो मान लो ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आया तो आप क्या करोगे? कौन सा लगाओगे? बी और सी दोनों लगाओगे? नन ऑफ दिस लगाओगे? क्या लगाओगे? मैं होता तो क्या करता पता है? मैं सवाल बनाने वाले की भावनाओं को थोड़ा समझ के मैं ऑप्शन बी टिक करके आता। कौन सा? ऑप्शन बी, ए लेस देन बी। यदि मैं होता तो मैं तो ऐसा करता, क्योंकि मैं ये सोचता कि इतना दिमाग उन्होंने नहीं लड़ाया होगा, बिकॉज दिस इज नॉट एन आईआईटी एग्जाम, दिस इज एसएससी। समझ आ रही बात? तो एसएससी के नजरिए के हिसाब से मैं ए लेस देन बी टिक करके आता। लेकिन यदि आईआईटी का एग्जाम में दे रहा होता तो मैं कंफर्म नन ऑफ दिस टिक करके आता। समझ आ रही बात? ठीक है। तो आप कहानी समझ गए ना सारी? निर्णय आपको लेना है, ठीक है ना। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, नहीं करते। रेक्टेंगल में एंगल बाइसेक्ट नहीं करते। देखो आप खुद ही इसमें दिमाग लड़ाया करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भी एक रेक्टेंगल है क्या? है ना, रेक्टेंगल है ना। कोई भी चीज यदि आपको लगे ना कि ये चीज होगी कि नहीं होगी, तो अलग अलग प्रकार के आड़े टेढ़े डिजाइन बना के चेक करो। समझ आ रही बात? अब ये बिल्कुल एक अलग सा रेक्टेंगल बना लिया मैंने, और बेकार सा रेक्टेंगल बनाना है ना, तो देखो मैं बताता हूं आपको। और बेकार रेक्टेंगल बनाओ। क्या ये भी एक रेक्टेंगल है? है रेक्टेंगल। डालते डायगोनल इसमें। डायगोनल कैसे डालूंगा मैं इसमें? अच्छा, डायगोनल यदि आप डालोगे तो बिल्कुल ऊपर से सटे हुए जाएगा क्या ये? तो क्या ये दोनों एंगल बराबर दिख रहे हैं क्या आपको? नहीं दिख रहे। समझ आ रही बात? इट मीन्स रेक्टेंगल में डायगोनल एंगल को बराबर नहीं बांटता। आया क्या समझ में क्या बताया मैंने? तो कभी भी ऐसा कंफ्यूजन हो तो अलग अलग प्रकार के आड़े टेढ़े चित्र बना के देखो। हर प्रकार के चित्र में यदि वो दिखे मतलब दैट इज अ प्रॉपर्टी, और यदि नहीं दिखे इट मीन्स वो प्रॉपर्टी नहीं है। कौन से दो साइड और एक एंगल? हाँ, ये ऐसा बना लिया ना मैंने। हाँ, ये डायगोनल बना दूँ ऐसा? एक और बनाऊँ? बस ठीक है। अब क्या है इसमें बताओ? बी बी एल एल है ना, और ये डायगोनल डी, और ये 90 डिग्री। ठीक है। हाँ, ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, एक जैसे। तीनों साइड बराबर है तो तीनों एंगल भी बराबर है, सब बराबर है। इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट करेगा ऐसा नहीं है ना। ये एंगल इसके बराबर है ना। वो वही वाला वो कागज काट के दिखाना पड़ेगा मेरे को आपको। पैरेललोग्राम में था ना, वो सेम कॉन्सेप्ट है ये। रेक्टेंगल को आप पैरेललोग्राम के नजरिए से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में नहीं होता था ना ऐसा, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। कागज को मोड़ के ऐसे घुमा के रख दिया उन्होंने, तो ये एंगल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो कर चुके, 5th पर आ जाओ जल्दी से। बताइए 5वें सवाल का क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? सी वाला है।
पी क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी ए डी आर इज एनी पॉइंट ऑन पी क्यू देन ए आर बी। देखते हैं क्या आता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, ABCD is a rectangle, PQ are the midpoints of BCAD. BC और AD का मिड पॉइंट है P और Q, P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, आगे मिड पॉइंट्स, उसके बाद बिंदु R भुजा PQ पर स्थित है। भुजा PQ पर क्या है? बिंदु R बीच में है। कहाँ है बताया नहीं ना, कहीं भी हो सकता है, तो कहीं भी ले लेते। ये मैंने ले लिया R, ठीक है। अब इसके बाद ARB, ARB ये वाला एरिया, इस एरिया का रिलेशन हमें निकालना है पूरे ABCD से। ARB, ARB का एरिया हमें ABCD के फॉर्म में देखना है। अब ध्यान देना यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, सुनिए। मिड पॉइंट से सेपरेट करेंगे तो दोनों का एरिया सेम होगा क्या? 4-4 मान लिया मैंने, 8-8 मान लो, 10-10। मैं 2-2 रुपए मान सकता था, 1-1 मान सकता था, लेकिन मेरे को पता है 1 रुपए को बांटना पड़ेगा, डेसिमल में जाएगा, इसलिए 4-4 मान लिया मैंने, है ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 4 है और हम जानते हैं ये वाला एरिया भी नीचे वाला 4 है। अभी लिखा नहीं मैंने, साइड में लिख दिया है ना। अब कोई पॉइंट है यहाँ पे, हमें नहीं पता, जो भी पॉइंट है, ठीक है, और इसको यहाँ मिला दिया हमने। ये बीच में नहीं है ना, किधर भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से यदि हम देखें, ठीक है, तो ये 4 है और यहाँ से एक लाइन डालिए, यहाँ से एक लाइन डालिए, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एरिया बराबर है और ये दोनों एरिया भी क्या है? बराबर है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये टोटल सेक्शन 2 टाइम्स A प्लस बी है या नहीं? 2 टाइम्स A प्लस बी किसके बराबर है? 4। और हमारा रिक्वायर्ड एरिया 1 टाइम A प्लस बी है क्या? अरे हमारा ARB, हमारा जो ARB रिक्वायर्ड एरिया है ये क्या है? 1 टाइम A प्लस बी है या नहीं? तो हमारे रिक्वायर्ड एरिया का वैल्यू 2 आया क्या? कितना आया? 2। हमारा एरिया कितना आया? 2। और पूरे का एरिया कितना है? 8। पूरे का एरिया 8 आया नहीं, हमारा रिक्वायर्ड एरिया 2 आया। तो ARB से ABCD, ARB का एरिया कितना आया? 2। और टोटल एरिया कितना है? 4 और 4 8। ABCD का एरिया 8 है, तो 1/4 हो जाएगा क्या ये? अब ABCD को उधर भेज दीजिए। ARB बराबर 1/4 ऑफ ABCD, तो ARB का वैल्यू 1/4 ऑफ ABCD है ना। क्या? कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। कहीं भी बनाओगे सेम आएगा वो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
6 अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। आया क्या छठे का? 1/8, ठीक। हो गया 6th क्वेश्चन, छठा। क्वेश्चन नंबर 6, रेक्टेंगल है ABC और D, है ना, XYZ, ओके। XYZ ये 3 पॉइंट मिलके ना इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं, 4 बराबर हिस्सों में, ऐसा बोला है। XYZ मिलकर साइड AB को 4 बराबर टुकड़ों में बांट रहे हैं, मतलब 1:1:1:1:1। क्लियर इतनी बात? सब बराबर बराबर, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, हमें क्या निकालना है, XYC से ABCD, XYC से ABCD के एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो। तो XYC तो ये वाला ट्रायंगल हो गया आपका, ये हुआ क्या, इससे पूरे का एरिया। समझ आ रही बात? क्लियर? तो काम करो ना, आप क्या करो, इसको भी यहां मिलाओ, इसको भी यहां मिलाओ, ठीक है। हमारा रिक्वायर्ड एरिया आपको पता है कौन सा हमें टारगेट करना है, XYC पूरा ABCD से। समझ आ रही बात? क्लियर? अब एक चीज आप समझो जरा, यहां से इसको सेक्शन करके यहां से एरिया 2 बराबर भागों में बढ़ता है क्या रेक्टेंगल का? ठीक है। इस वाले डिजाइन को मैं अलग से बना रहा हूं, ACB, X, Y और Z। अच्छा, बेस का एरिया सेम है तो इनका एरिया भी, बेस का रेशियो सेम है तो एरिया सेम है क्या चारों का? बेस बराबर है तो एरिया सबका बराबर है चारों का। तो इन चारों का एरिया में 1 1 1 1 ले सकता हूं क्या? ये 4 है तो ये पूरा भी 4 है क्या? यदि ये 4 है तो ये आधा बचाओ 4 है, क्योंकि रेक्टेंगल में एरिया डिवाइड होता ना, ये 4 हो गया ना हमारा, 1 2 3 4, तो ये भी 4। क्लियर है इतनी बात? तो XYC कितना हुआ 1 और ABCD कितना हुआ? ABCD 8 है ना, तो 1/8। 7th क्वेश्चन,
फर्स्ट वाले का बना क्या कुछ? कितना आ रहा है? 30 डिग्री। कर लोगे यार, ये तो आप कर लोगे ना। 8वां, सेवंथ आया सभी का? 8th का क्या आंसर है? ऑप्शन बी 40 45 ना। 5 8 जा और 5 9 जा, 8 और 9, 8 5 9 5, 64 प्लस 25 और 81 प्लस 25, 64 प्लस 25 हुआ 89 और 81 प्लस 25 हुआ 104, 106, रूट 106 और रूट 89 यानी कि 9.5 और 9.5 और 10.4 ऐसा कुछ। ये तो गलत बता रहे हैं, तो ऑप्शन गलत बता रहा है ये। हाँ मतलब 9 और 11 के बीच में, सही, ठीक, करेक्ट, 9 और 11 के बीच में। करो, सॉल्व करो। आज आपकी क्लास यहीं तक रहेगी, कल कंटिन्यू करेंगे हम आगे, है ना? ठीक है, आज मैं 6 बजे ही छोड़ रहा हूँ आप लोगों को। ये लो।